हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको एयर ड्राई सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो पावर प्लांट में कंप्रेसर रहता है, ड्रायर रहता है। जो अपने को ड्रायर का मेन पर्पज़ है, उसका मेन पर्पज़ है एयर को ड्राई करने का, मतलब उसमें से मॉइस्चर रिमूव करने का। ये ड्रायर का मेन पर्पज़ है। तो जो कंट्रोल वाल है, न्यूमेटिक सिलेंडर है, उनको ऑपरेट करने के लिए अपने को एयर की ज़रूरत रहती है। तो जो एयर जो मिलती है वो अपने को कंप्रेसर से मिलती है। तो एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करके, ये कंप्रेसर कंप्रेस करेगा तो उसमें क्या एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर रहेगा। वो मॉइस्चर निकालने के लिए अपने को ड्रायर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर समझो अपन ने एयर को ड्राई नहीं किया तो जो भी कंट्रोल वाल है उसमें स्टकिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसीलिए अपन मॉइस्चर फ्री एयर जो है वो कंट्रोल वाल को, रेगुलेटर को देते हैं, मेनली कंट्रोल वाल को देते। तो ये जो एयर देते हैं वो ड्राई एयर रहती है। तो वो ड्राई एयर कैसे बनती है, तो उसके लिए अपने को एयर ड्रायर सिस्टम यूज करते हैं। तो कंप्रेस जो एयर, एटमॉस्फेयर की एयर कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद उसको वेट एयर रिसीवर में डालेंगे। एक टैंक रहेगा, उसमें क्या करेगा, ये एयर जाएगा। तो ये जो एयर है उसमें वेट एयर रिसीवर मतलब वेट एयर रहेगा। वेट एयर मतलब उसमें मॉइस्चर रहेगा। उस मॉइस्चर को अपन ड्राई करेंगे। तो ये जो वेट एयर रिसीवर से जो एयर रहेंगी वो अपन सर्विस एयर के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एश हैंडलिंग हो गया, कन्वेइंग सिस्टम के लिए जो एयर यूज करेंगे, बेड कन्वेइंग हो गया, एयर कन्वेइंग हो, अपना फ्लू गैस कन्वेइंग हो गया। तो एश कन्वेइंग और बेड कन्वेइंग के लिए अपन एयर रिसीवर टैंक से अपन एयर यूज कर सकते हैं। वो वेट एयर रहेगी, उसमें मॉइस्चर रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद आता है एयर ड्रायर। एयर ड्रायर जो रहता है ये वेटर रिसीवर से एयर लेके इसमें ड्राई करेगा। ड्राई करने के बाद फिर ये ड्राई एयर रिसीवर से फिर हर एक कंट्रोल वाल को थ्रू उधर जाएगा जहाँ जहाँ अपने को एयर की रिक्वायरमेंट है। तो ये सिंपली डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम। ये अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ से एयर किधर जाती है करके। तो अपना मेन पर्पज़ है एयर को ड्राई करना और वो ड्राई एयर कंट्रोल वाल को सप्लाई करना। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है अपने को ड्राई एयर की, वहाँ देना। तो ये जो एयर ड्राई सिस्टम है ये क्या है, 4 प्रकार की होती है। तो एक रेफ्रिजरेटेड ड्रायर होता है, एक डेसिकन ड्रायर होता है, मैकेनिकल भी ड्रायर होता है और केमिकल भी ड्रायर होता है। मेनली ये जो 2 ड्रायर सिस्टम है वो पावर प्लांट एंड यूटिलिटी सिस्टम में यूज होते हैं। तो रेफ्रिजरेटेड ड्रायर में क्या होता है, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे वर्क करते हैं। जैसे अपना घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसी इसमें ये यूज होती है। तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो R134A, R410A एंड R22 ये रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। ये जो डेसिकन ड्रायर है इसमें सिलिका जेल एंड एक्टिवेटेड एल्यूमिना यूज करते हैं। तो डेसिकन का मेनली पर्पज है कि मॉइस्चर रिमूव करता है। तो इसमें एक्टिवेटेड एल्यूमिना रहता है और सिलिका जेल रहता है। तो जो रेफ्रिजरेटेड ड्रायर है ये क्या है, लो कॉस्ट वाला है। इसमें ये अपन 100 CFM तक के यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कॉस्ट लगती है वो थोड़ा ज़्यादा लगती है। और ये जो डेसिकन ड्रायर है ये क्या होता है, हीटलेस होता है। ठीक है। इसमें अपने को एक 3 प्रकार के डेसिकन होते हैं। इसमें अपन हीटिंग प्रोसेस से भी ड्रायर यूज कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नली हीटेड कर सकते हैं, या फिर इंटरनली हीटेड भी करके अपन ड्रायर यूज कर सकते हैं। एक कौन सा है, एक्सटर्नली हीट देके अपन यूज करेंगे, दूसरा है इंटरनली हीटेड करेंगे, और तीसरा कि हीट विदाउट हीट मतलब हीटलेस ड्रायर। ये डेसिकन ड्रायर के 3 प्रकार हैं। तो ये जो ड्रायर सिस्टम है ये कैसे काम करती है आइए देखते हैं। दोस्तों 2 टाइप के जो ड्रायर है, एक रेफ्रिजरेशन ड्रायर और दूसरा रीजनरेटिव ड्रायर, मतलब ये डेसिकन ड्रायर। इसमें एक्टिवेटेड एल्यूमिना डालते हैं या फिर सिलिका जेल डालते हैं, वो मॉइस्चर को रिमूव करता है। सिलिका जेल और एक्टिवेटेड एल्यूमिना का काम क्या है कि मॉइस्चर को रिमूव करना।
तो इसमें जो इनलेट में एयर आती है ड्रायर के, ये 1000 न्यूटन मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, और ड्रायर के आउटलेट में भी 1000 न्यूटन मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर एयर जाना चाहिए। इसको CFM में भी ड्रायर का यूनिट है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर से CFM में। तो ये जो ड्रायर है ये एडसर्प्शन टाइप ऑफ ड्रायर है, ठीक है। इसमें जो रिजनरेटिव ड्रायर है उसमें हीटिंग जो होता है वो इलेक्ट्रिकल हीटर से ही होता है। कहीं कहीं कुछ कुछ प्लांट रहता है जिसमें स्टीम हीटर भी लगाया रहता है। मेनली पर्पज है अपने को एयर को हीटिंग करना। तो यहाँ से जो मेरा वेट एयर रिसीवर कंप्रेसर से कंप्रेस किया, उसके बाद वेट एयर रिसीवर में गया, वहाँ से फिर प्री फिल्टर लगाएंगे। इसमें 2 फिल्टर रहेंगे, एक स्टैंड बाय रहेगा, एक रनिंग कॉलम। मतलब एयर में जो भी पार्टिकल्स है, जो भी मॉइस्चर पार्टिकल है, जो भी कचरा वगैरह है, वो इसमें फ़िल्टर से रिमूव, इसमें ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। ये फ़िल्टर का DP रहेगा। ये DP अगर बढ़ गया तो आपको पता चल गया कि ये फ़िल्टर जाम हो गया, तो आपको चेंज ओवर करके उस फ़िल्टर को क्लीन करना चाहिए। तो ये मेरा 100% एयर यहाँ पे 10,000, ये 1000 न्यूटन मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर मेरा 100% एयर है। तो 100 में से 40% एयर जो है ये कंट्रोल वाल के थ्रू हीटिंग के लिए जाता है, मतलब रीजनरेशन के लिए जाता है, और 60% यहाँ पे ही इस लाइन से जाता है। तो मेरा जो 40% एयर है ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग से हीटिंग हो गया। हीटर के बाद हीटिंग का मेन पर्पज है कि टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो यहाँ से ये एयर आता है और इसमें 3 SOV रहते हैं। ये SOV 1 नंबर, SOV 2 नंबर और ये SOV 3 नंबर, ठीक है। और ये एडसॉर्बर 1 है और ये एडसॉर्बर 2 है। इसमें एक रनिंग रहता है, एक स्टैंड बाय रहता है। मतलब एक रीजनरेशन में रहेगा और दूसरा सर्विस में रहेगा। मतलब इसकी साइकिल रहती है। ये साइकिल कैसे, एक लाइन में आ गया तो फिर दूसरा स्टैंड बाय में रहेगा, दूसरा रनिंग में आएगा तो ये स्टैंड बाय में रहेगा। तो इसमें एक हीटिंग साइकिल रहती है। ये रीजनरेशन में है तो ये हीटिंग होगा, उसके बाद कूलिंग होगा, और फिर 1 मिनट का साइकिल गैप होकर फिर ये चेंज ओवर हो जाएगा, फिर ये सर्विस में आ जाएगा और ये रीजनरेशन में जाएगा। तो रीजनरेशन वाले जो साइकिल है उसमें हीटिंग रहेगा और कूलिंग रहेगा। तो समझो ये रीजनरेशन में है और ये मतलब AD2 सर्विस में है। तो जब भी AD2 सर्विस में रहेगा तो उसमें SOV 1 and 2, ये 1 and 2 क्लोज कंडीशन में रहेगा। मतलब जब भी ये सर्विस में रहेगा तो ये क्लोज रहेगा और ये भी 2 नंबर क्लोज रहेगा, ठीक है। और AD1 अगर सर्विस में, मतलब ये सर्विस में है तो ये दोनों ओपन रहेगा। ये कंडीशन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और जब भी मतलब हीटिंग होगा, हीटिंग के वक्त ये वाल ओपन होगा और कूलिंग के वक्त 3 नंबर वाला SOV क्लोज रहेगा। हीटिंग के वक्त ये ओपन रहेगा और कूलिंग के वक्त क्लोज रहेगा। मेनली जब हीटिंग होता है, वो हीटिंग क्या होता है, बॉटम साइड से हीटिंग होता है। एडसॉर्बर के बॉटम साइड से हीटिंग होता है और कूलिंग जो होता है वो टॉप साइड से होता है। तो हीटिंग से अपन इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है प्लांट टू प्लांट वेरी होगा और डिजाइन टू डिजाइन, कैपेसिटी टू कैपेसिटी वेरी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। तो हीटिंग बॉटम से होगा, कूलिंग टॉप से होगा। मैंने बताया ये AD1 है और AD2 एक लाइन में रहेगा, सर्विस में रहेगा, और दूसरा स्टैंड बाय में रहेगा। तो जो सर्विस में रहेगा वो उससे एयर जाती रहेगी, ठीक है। तो अभी रीजनरेशन कैसा होता है, मतलब समझो अभी यहाँ पे मैंने ये AD2 सर्विस में रहेगा, मतलब ये जब सर्विस में रहेगा तो ये वाल क्लोज रहेगा और ये क्लोज रहेगा, और हीटिंग के वक्त ये ओपन रहेगा, कूलिंग के वक्त ये क्लोज रहेगा। तो मेरा जो ये 40% एयर है इलेक्ट्रिकल हीटर से यहाँ से इस वाल के थ्रू, हीटिंग जब चालू होगी तो इस वाल के थ्रू ये एडसॉर्बर 1 में जाएगा। और ये टेम्परेचर कितना, 180 डिग्री टेम्परेचर होने तक ये हीटिंग होते रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल हीटर से ये हीटिंग होते रहता है। तो 180 डिग्री सेल्सियस आने के बाद तो ये साइकिल का टाइम रहेगा। हीटिंग 5 घंटे के लिए रहेगा, कूलिंग 3 घंटे के लिए। तो ये डिजाइन टू डिजाइन वेरी होगा, प्लांट टू प्लांट वेरी होगा। किसी में 3 घंटे कूलिंग रहेगा तो 1 घंटा, 3 घंटे हीटिंग रहेगा तो 1 घंटा कूलिंग रहेगा। ये अपने डिजाइन पैरामीटर के ऊपर से ये साइकिल अपन डिसाइड करते हैं। तो पहले
ये रीजनरेशन में तो पहले हीटिंग होगा 180 डिग्री टेम्परेचर तक, इसमें 5 घंटे लगेंगे और 3 घंटे भी उसके बाद फिर कूलिंग होगा, कूलिंग टॉप से होगा। तो मेरा जो ये एयर है ये इलेक्ट्रिकल हीटर से यहाँ से ये वाल ओपन होके हीट होके नीचे से बॉटम में हीट करेगा और यहाँ से ये निकलेगा। यहाँ से निकलने के बाद ये वाल थ्रू इधर कूलर में आएगा। ठीक है, अपने को रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करना है। समझो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको कूल करना पड़ेगा, तो ये जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये कूलर है। तो ये जो कूलर है ये इसका नाम क्या है, रीएक्टिवेशन एयर कूलर। इसका नाम है रीएक्टिवेशन एयर कूलर। तो यहाँ से कूलर के बाद आपको जब एयर को कूल किया जाएगा तो उसमें क्या आएगा, मॉइस्चर आएगा। तो मॉइस्चर को निकालने के लिए मॉइस्चर सेपरेटर लगाया जाएगा। ठीक है, ये मॉइस्चर सेपरेटर से निकलने के बाद यहाँ से ये इस वाल के थ्रू आएगा यहाँ तक के। तो ये जो अपन 40% एयर यूज किया इसको पूरा रीजनरेशन किया। रीजनरेशन के बाद यहाँ आपकी 40% एयर है, ये 60% एयर, ये 40% एयर, दोनों भी कॉमन होके ये सर्विस वाले एब्सॉर्बर में जाएगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से फिर आफ्टर फिल्टर है। आफ्टर फिल्टर मतलब क्या है कि इसमें कुछ भी छोटा मोटा जो पार्टिकल बचा है वो इसमें ट्रैप हो जाएगा और वहाँ से फिर ये ड्राई एयर रिसीवर टैंक में जाएगा और वहाँ से अपने को लाइन थ्रू, एयर लाइन थ्रू कंट्रोल वाल को जहाँ अपने को देना है उसमें चला जाएगा। तो ये जो 40% एयर है इसको अपन ने क्या किया, रिजनरेट किए। तो यहाँ से ये आया, इसको हीटिंग हुआ, हीटिंग होने के बाद इस वॉल के थ्रू ये कूलर में गया, उसके बाद मॉइस्चर सेपरेटर में गया, मॉइस्चर सेपरेटर से होते हुए ये 60% एयर और ये 40% एयर दोनों कॉमन होके ये सर्विस वाले ड्रायर थ्रू ये यहाँ से आफ्टर फिल्टर में गया और एयर ड्रायर रिसीवर टैंक में गया। यहाँ से फिर अपन ये पूरा जो अपना 100% एयर था ये कितना था, 1000 न्यूटन मीटर क्यूब सेंट। तो ये जो न्यूटन मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर है ये इतना अपने को मिलना चाहिए। तो ये जो कंट्रोल वाल है यहाँ पे 30% फ्लो आना चाहिए। तो समझो अपना प्लांट बंद है तो उसमें एयर रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये वाल जो है ये प्रॉपरली फिर ड्रायर फंक्शनिंग नहीं करता, इसलिए क्या करते हैं अपन स्टार्ट में थोड़ा एयर वाल ओपन करते हैं ताकि इस ड्रायर में फ्लो मिले। तो 30% तो भी फ्लो मिलना चाहिए इसके 1000 के 30%। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में ओपन करते हैं जब अपन प्लांट बंद है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। AD1 एक सर्विस में रहेगा, एक रीजनरेशन में रहेगा। तो इसमें मेनली क्या करते हैं कि अपन ड्यू पॉइंट मेंटेन करते हैं। तो अपना जो ड्रायर है वो सेफली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अपन ये ड्यू पॉइंट चेक करते हैं ड्यू पॉइंट मीटर में। तो ये -40 to -50 डिग्री मेंटेन करते हैं। लास्ट में जो एयर निकलता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 40 से 50 डिग्री। समझो आपका ड्रायर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये ड्यू पॉइंट से आपको पता चलेगा। ये -40 to -50 मेंटेन करेंगे। समझो ये -30 आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो उस समय में अपने को पता चल जाएगा कि अपना जो मॉइस्चर है वो निकल नहीं रहा है प्रॉपरली। तो उस समय में क्या करेंगे अपन, ये मॉइस्चर सेपरेटर का ड्रेन ओपन करेंगे। ये तो ऑटो ड्रेन रहता है, लेकिन कभी कभी ऑटो ड्रेन काम नहीं कर रहा है तो उस समय में अपने को मैनुअली ओपन करना है। ये जो प्री फिल्टर के ड्रेन रहेंगे, आफ्टर फिल्टर के ड्रेन, ये ओपन करना है। और ये जो एयर आता है ये कहाँ से आता है, वेट एयर रिसीवर से आता है। तो आने वाले वेट एयर रिसीवर टैंक का ड्रेन ऑटो ड्रेन रहता है, वो प्रॉपरली अगर काम नहीं कर रहा है तो वेट एयर रिसीवर टैंक में वो मॉइस्चर भरते हुए ज़्यादा जाएगा, तो इधर में ड्रायर में भी ज़्यादा आएगा। इसलिए ये वेट एयर रिसीवर टैंक का जो ड्रेन है वो भी अपन ओपन करके रखना चाहिए अगर उसका ऑटो ड्रेन वाल कम नहीं कर रहा है। तो उस वक्त में क्या होगा, फिर बाद में धीरे धीरे ये जो ड्यू पॉइंट है ये बढ़ाना चालू हो जाएगा। तो ज़्यादातर ड्यू पॉइंट का प्रॉब्लम ये रेनी सीजन में आता है, क्योंकि एयर में क्या है, मॉइस्चर रहता है और ये क्या ड्यू पॉइंट प्रॉपरली मतलब मॉइस्चर नहीं निकलने की वजह से ड्यू पॉइंट मेंटेन नहीं करता है। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल रीजनरेशन साइकिल, हीटिंग, कूलिंग एंड 1 मिनट साइकिल गैप, तो ये एक लाइन में रहेगा, एक दूसरा चेंज ओवर होते रहेगा। तो ये रीजनरेशन एयर ड्रायर है, जिसमें डेसिकन ड्रायर बोलते हैं इसको। इसमें एक्टिवेटेड एल्यूमिना और सिलिका जेल यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पावर प्लांट में, यूटिलिटी में ये यूज करता है। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।